मीना और नीतीश की गृहस्थी में अचानक तूफान आ गया था। दोनों के विवाह को मात्र 1 साल हुआ था। आधुनिक जीवन की जरूरतें पूरी करते हुए दोनों 45 वसंत देख चुके थे। पहले उच्च शिक्षा प्राप्त करने की धुन, फिर ऊंची नौकरी और फिर गुण दोषों की परख व मूल्यांकन करने के फेर में एक के बाद एक प्रस्तावों को ठुकराने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। मीना के माता पिता जो पहले अपनी मेधावी बेटी की उपलब्धियों का बखान करते नहीं थकते थे, अब अचानक चिंताग्रस्त हो उठे थे। बड़ी मुश्किल से गुण दोषों, सामाजिक स्तर आदि का मिलान करके कुछ नवयुवकों को उन्होंने मीना से मिलने को तैयार भी कर लिया था, पर मीना पर तो एक दूसरी ही धुन सवार थी। मीना छूटते ही अजीब सा प्रश्न पूछ बैठती थी, आपको बच्चे पसंद हैं या नहीं? ज्यादातर भावी वर मीना की आशा के विपरीत बच्चों को पसंद तो करते ही थे, अपने परिवार के लिए उनका होना जरूरी भी मानते थे। मगर यही स्वीकारोक्ति मीना को भड़काने के लिए काफी होती थी और संबंध बनने से पहले ही उसके पूर्वाग्रहों की भेंट चढ़ जाता था। नीतीश से अपनी पहली मुलाकात उसे आज भी अच्छी तरह याद है। चुस्त दुरुस्त और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले नीतीश को देखते ही वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी थी। पर उच्च शिक्षा और ऊंची नौकरी ने उसके आत्मविश्वास को गर्व की कगार तक पहुंचा दिया था। वैसे भी वो नारी अधिकारों के प्रति बेहद सजग थी। छुई मुई सी बनी रहने वाली युवतियों से उसे बड़ी कोफ्त होती थी। इसलिए नीतीश को देखते ही उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। आशा है पत्रों के माध्यम से आपको मेरे बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी? मीना अपने खास अंदाज में बोली थी। जी हाँ, नीतीश उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोला था। मीना मन ही मन भुनभुना रही थी कि ऐसे घूर रहा है मानो क लड़की नहीं देखी हो, पर मुंह से कुछ नहीं बोली थी। आप अपने संबंध में कुछ और बताना चाहती है? मौन अंततः नीतीश ने ही तोड़ा था। हाँ, क्यों नहीं, शायद आप जानना चाहें कि मैंने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जी हाँ, अवश्य। तो सुनिए, मेरे कंधों पर न तो पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ था और न ही कोई अन्य मजबूरी, पर अपना भविष्य बनाने के लिए कड़ा परिश्रम किया है मैंने। जी हाँ, सब समझ गया मैं। आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। पिता जाने माने व्यापारी हैं, फिर पारिवारिक समस्याओं का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पर मैं इतना खुशहाल नहीं रहा। पिता की लंबी बीमारी के कारण छोटे भाई और बहन के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, विवाह आदि के बीच इतना समय ही नहीं मिला कि अपने बारे में सोच सकूं। चलिए, जब आपने स्वयं को मानसिक रूप से विवाह के लिए तैयार कर ही लिया है, तो आपने यह भी सोच लिया होगा कि आप अपनी भावी पत्नी में किन गुणों को देखना चाहेंगे। किसी विशेष गुण की चाह नहीं है मुझे। हाँ, ऐसी पत्नी की चाह जरूर है जो मुझे मेरे सभी गुणों अवगुणों के साथ अपना सके। नीतीश भोलेपन से मुस्कुराया तो मीना देखती ही रह गई थी। कुछ ऐसा ही व्यक्ति उसके कल्पनालोक में भी था। आपके विचार जानकर खुशी हुई, पर आपको नहीं लगता कि जीवन साथ बिताने का निर्णय लेने से पहले कुछ और विषयों पर विस्तार से बात करना जरूरी है? मीना कुछ संकुचित स्वर में बोली। मैं हर विषय पर विस्तार से बात करने को तैयार हूँ। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? हम दोनों ने सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ा परिश्रम किया है, पर जब दो सफल व्यक्ति एक ही छत के नीचे रहें तो कई अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ सकती है। शायद नहीं, वास्तविकता यही है। मीना झुंझला गई थी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या आ सकती है जी से हम दोनों मिलकर सुलझा न सकें। सुनकर अच्छा लगा, पर विवाह के बाद घर का काम कौन करेगा? हम दोनों मिलकर करेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि विवाह नाम की संस्था में पति पत्नी को समान अधिकार मिलने चाहिए। नीतीश ने तत्परता से उत्तर दिया। और बच्चे, कौन से बच्चे? बनिए मत, बच्चों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? इस संबंध में तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। तो अब सोच लीजिए। शतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छिपाने से तो समस्या हल नहीं हो जाएगी। मैं बहस के लिए तैयार हूँ महोदया, नीतीश नाटकीय अंदाज में बोलकर हंस पड़ा। तो सुनिए, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, या यूं कहिए कि मैं बच्चों से नफरत करती हूँ। क्या कह रही हैं आप? उन भोलभाले मासूमों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इन मासूमों की भोली सूरत पर न जाइए। ये माता पिता के जीवन को कुछ इस तरह जकड़ लेते हैं कि उन्हें जीवन की हर अच्छी चीज को त्याग देना पड़ता है।
मैं आपसे सहमत हूँ, पर फिर भी लोग संतान की कामना करते हैं, नीतीश ने तर्क दिया। करते होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी नौकरी के साथ आपके बच्चों के पालन पोषण का भार उठा सकूं। मुझे तो उनके नाम से ही झुरझुरी आने लगती है। आप बोलती रहिए, आपकी बातों से मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जरा सोचिए, दोगुनी कमाई और दो सफल व्यक्ति साथ रहें तो जीवन में आनंद ही आनंद है। पर मैंने अपने कई मित्रों को बच्चों के चक्कर में रोते बिलखते देखा है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि केवल मानव शिशु ही क्यों रोते हैं? मैंने जानवर या चिड़िया के बच्चों को कभी रोते नहीं देखा। मीना ने अपनी बात समाप्त की। आप ठीक कहती हैं, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ, पर परिवार में बच्चे की जगह कोई तोता या कुत्ता नहीं ले सकता। तो फिर इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे आप? मैं एक समय में एक समस्या सुलझाने में विश्वास करता हूँ। पहली समस्या विवाह करने की है। फैसला यह करना है कि हम दोनों एक ही छत के नीचे साथ रह सकते हैं या नहीं। बच्चे जब आएंगे तब देखा जाएगा। अभी से इस झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है? नीतीश गंभीर स्वर में बोला। पर मेरे लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी कीमत पर अपने भविष्य से समझौता नहीं कर सकती। नारी जीवन की सार्थकता केवल मां बनने में है, मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। अब वो समय तो रहा नहीं जब बच्चे बुढ़ापे की लाठी होते थे। इसलिए यदि आप शादी के बाद परिवार की वृद्धि में विश्वास नहीं करती तो मुझे कोई समस्या नहीं है। नीतीश ने मानो फैसला सुना दिया। मीना कुछ देर मौन रही। कोई उसकी सारी शर्तों को मानकर उससे विवाह की स्वीकृति देगा, ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर भी मन में ऊहापोह की स्थिति थी। नीतीश सचमुच ऐसा ही है या केवल दिखावा कर रहा है और विवाह के बाद उसका कोई दूसरा ही रूप सामने आएगा? मगर अनिर्णय की स्थिति अधिक देर तक नहीं रही। सच तो यह था कि उसके विवाह को लेकर घर में पसरा तनाव सारी सीमाएं लंघ गया था। अपने लिए न सही, पर माता पिता की खुशी के लिए वो शादी करने को तैयार थी। मीना की मां ममता तथा पिता प्रकाश बड़ी बेचैनी से मीना और नीतीश के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। नीतीश के माता पिता भी यही चाहते थे कि किसी तरह वह शादी के लिए हाँ कर दे तो वे चैन की सांस लें। जैसे ही नीतीश और मीना ने विवाह के लिए सहमति जताई तो घर में मानो नई जान पड़ गई। ममता तो मीना के विवाह की आशा ही त्याग चुकी थीं। उन्हें पहले तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ और जब हुआ तो वे फफक उठीं। ये तो खुशी के आंसू है। ममता झट आंसू पोंछकर अतिथि सत्कार में जुट गई थीं। दोनों ही पक्ष जल्द शादी के इच्छुक थे। पहले ही इतनी देर हो चुकी थी, अब एक दिन की देरी भी उनके लिए अनसहनीय थी। हफ्ते भर के अंदर ही शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद मीना और नीतीश जिस आनंदमय स्थिति में थे वैसा आमतौर पर किस्से कहानियों में होता होगा। मधुयामिनी से लौटी मीना के चेहरे पर अनोखी चमक देखकर उसके माता पिता भी पुलकित हो उठे थे। मगर जीवन सदा सीधी राह पर ही तो नहीं चला करता। अचानक मीना की सेहत बिगड़ने लगी। वो बुझी सी रहने लगी। दूसरों को भी प्रेरित करने वाली ऊर्जा मानो खो सी हो गई थी। तबीयत सुधरते न देख नीतीश उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जब नए मेहमान के आने का शुभ समाचार सुनाया तो मीना का व्यवहार सर्वथा अप्रत्याशित था। वो अपनी सुध-बुध खो बैठी। डॉक्टर बड़े प्रयत्न से उसे होश में लाईं तो चीख चिल्ला कर मीना ने पूरा नर्सिंग होम सिर पर उठा लिया। आसपास के लोग डॉक्टर अमोला के कक्ष की ओर कुछ इस तरह दौड़ आए मानो कोई अनहोनी घट गई हो। इस तरह संयम खोने से कोई भी समस्या हल नहीं होगी मीना जी। मैंने तो सोचा था कि आप ये शुभ समाचार सुनकर फूली नहीं समाएंगी। खुद को संभालिए। मैंने ऐसे व्यवहार की आशा तो सपने में भी नहीं की थी। डॉक्टर रमोला मीना को समझाने का प्रयत्न कर रही थीं, मगर मीना तो एक ही रट लगाए थी कि वो किसी भी कीमत पर इस अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना चाहती थी। माफ कीजिए, मैं आपको इस आयु में गर्भपात की सलाह नहीं दूंगी। मैं आपकी सलाह नहीं मांग रही, बहुत नम्रता से कहूँ तो अनुरोध कर रही हूँ। आपको दोगुनी या तिगुनी फीस भी देने को तैयार हूँ। माफ कीजिए, मैं किसी कीमत पर यह काम कभी न करूंगी और न ही आपको गर्भपात करवाने की सलाह दूंगी। आप क्या समझती हैं कि शहर में और कोई डॉक्टर नहीं है? चलो कहीं और चलते हैं। मीना बड़े तैश में नीतीश के साथ डॉक्टर अमोला के कक्ष से बाहर निकल गई।
मेरे विचार से पहले घर चलते हैं, सोच समझ कर फैसला करेंगे कि क्या और कैसे करना है। किस डॉक्टर के पास जाना है, कार में बैठते ही नीतीश ने सुझाव दिया। मैं सब समझती हूँ, तुम सबकी मिली भगत है। तुम चाहते ही नहीं कि मैं इस मुसीबत से छुटकारा पा सकूं। क्या कह रही हो मीना? लगता है 1 साल बाद भी तुम मुझे समझ नहीं सकी। मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता है। मैंने तुम्हारे और अपने माता पिता को सूचित कर दिया है। कोई फैसला लेने से पहले सलाह आवश्यक है। किससे पूछकर सूचित किया तुमने? मुझे तो लगता है कि डॉक्टर अमोला के कान भी तुमने ही भरे थे। सब पुरुष एक जैसे होते हैं। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मेरी ग्रोथ से जलते हो, इसीलिए राह में रोड़े अटका रहे हो? मीना एक ही सांस में बोल गई। मीना का रोना धोना न जाने कब तक चलता, पर तभी उसकी मां ममता का फोन आ गया। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि वे पहली गाड़ी से पहुंच रही हैं। तब तक धैर्य से काम लो। मीना छटपटा कर रह गई। वो समझ गई कि इस मुसीबत से निकल पाना आसान नहीं होगा। दूसरे दिन सवेरे तक घर में मेहमानों की भीड़ लग गई थी। सबने एकमत से घोषणा कर दी कि कुदरत के इस वरदान को अभिशाप में बदलने का मीना को कोई अधिकार नहीं। मीना मनमसोस कर रह गई। फिर भी उसने निर्णय किया कि अवसर मिलते ही वो इस मुसीबत से छुटकारा अवश्य पालेगी। लाख चाहने पर भी मीना को अवसर नहीं मिल रहा था। उसके तथा नीतीश के माता पिता एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। उसकी मां ममता ने तो बच्चे को पालने का भार अपने कंधों पर लेने की घोषणा भी कर दी थी। फिर भला नीतीश की मां कब पीछे रहने वाली थीं? उन्होंने भी अपने सहयोग का आश्वासन दे डाला था। अब मीना बेचैनी से उस पल का इंतजार कर रही थी जब बच्चे के जन्म के साथ ही उसे इस शारीरिक तथा मानसिक यातना से छुटकारा मिलेगा। वो अक्सर नीतीश से परिहास करती कि नारी के साथ तो कुदरत ने भी पक्षपात किया है, तभी तो सारी असुविधाएं नारी के ही हिस्से आई हैं। समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ। सब कुछ ठीक ठाक निबट गया तो सबने राहत की सांस ली। बच्चे को गोद में लेते हुए ममता तो रो ही पड़ी। आज 35-36 साल बाद घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। कुदरत इतनी प्रसन्नता देगी, मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। वे भरे गले से बोलीं। यह तो बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। वैसे तीखे नैन नक्श, वैसा ही रोबीला चेहरा। तुम लोगों ने इसका नाम क्या सोचा है? नीतीश की मां बच्चे को दुलारते हुए बोलीं। आप लोग ही पालोगे इसे, नाम भी आप ही सोच लेना। नीतीश ने शिशु को गोद में लेकर ध्यान से देखा। मीना कुतूहल से सारा दृश्य देख रही थी। वो बिस्तर पर बैठी थी। नीतीश ने बच्चा उसके हाथों में दे दिया। मीना को लगा मानो पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसने बच्चे की बंद आंखों पर उंगलियां फेरी, छोटे छोटे हाथों की उंगलियां खोलने का प्रयत्न किया और नन्हे से तलवों को प्यार से सहलाया। मीना को पहली बार आभास हुआ कि वो इस नन्ही सी जान को स्वयं से दूर करने की बात सोच भी नहीं सकती। उसने शिशु को कलेजे से लगा लिया और फिर उस कोमल, मीठे स्पर्श सुख में भीगती चली गई जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता था। दूर खड़ा नीतीश मीना के चेहरे के बदलते भावों को देखकर ही सब कुछ समझ गया था, जैसे दूर क्षितिज से पहली सूर्य किरण अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हो।